हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। ये वीडियो ACC 01 के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें मैं आप लोगों के साथ ACC 01 के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं बता रही हूँ वो आपके दिसंबर 2021 का जो एग्जाम पेपर था उसमें आए हुए हैं। तो हमने यहाँ पे 2 प्रश्नों के उत्तर पहले देख लिए थे, तो बाकी के प्रश्नों के उत्तर देखते हैं हम यहाँ पे। तो ये प्रश्न है कि प्रथम 3 वर्षों में उभरने वाली स्थूल क्रियात्मक योग्यताओं का वर्णन कीजिए। यानी कि जो बच्चा 3 वर्ष का होता है, बच्चे का जन्म होता है, उसके बाद से लगभग 3 वर्ष तक की आयु में जब बच्चे का जो विकास होता है तो उस टाइम कौन कौन सी स्थूल क्रियात्मक योग्यताएं विकसित होती हैं। और दूसरा क्या है, तीसरे का ख है कि बच्चों को भ्रमण पर ले जाने के लिए कोई 2 बाहरी स्थान सुझाइए और बताइए कि ये भ्रमण उनके विकास में किस प्रकार से सहायक होंगे। यानी कि बच्चे को भ्रमण पे लेके जाना है तो कौन सी 2 जगह लेके जाओ, 2 जगह बतानी है और उससे बच्चे का क्या क्या विकास होगा या क्या क्या बच्चे के विकास में उससे योगदान होगा वो बताना है। तो चलिए इनके आंसर देखते हैं। बच्चों के प्रथम जो 3 वर्ष होते हैं उनमें उभरने वाले स्थूल क्रियात्मक विकास या योग्यताएं। तो स्थूल क्रियात्मक विकास का मतलब हो जाता है कि जो बच्चे की शरीर की मांसपेशियां होती हैं उनकी गति जो होती है ना उनका विकास होता है। यानी कि स्थूल क्रियात्मक विकास में मांसपेशियों की गति निहित होती है, जैसे कि रेंगना, घुटनों के बल चलना, दौड़ना, कूदना, ठोकर मारना आदि। ये सारे के सारे बच्चे के स्थूल क्रियात्मक विकास होता है। अपने पहले साल के अंदर ही क्या बच्चे रेंगना व घुटनों के बल चलना शुरू कर देते हैं। ये इसके बाद वो बच्चे बिना सहारे के स्वयं ही चलना शुरू कर देते हैं। शिशु जब पहली बार चलना सीखते हैं तो खुद से प्रयास करते या फिर जिसे चलना सीख रहे हैं प्रयास करते हैं ना, तो उनके कदमों का फासला थोड़ा ज़्यादा होता है। यानी कि वो थोड़ा दूर दूर पैर चौड़े करके रखते हैं। उसकी वजह से उनके पाँव के पंजे सीधे नहीं पड़ते बल्कि वे बाहर की तरफ पड़ते हैं। इसलिए वे अपना संतुलन बनाने के लिए बाहें फैला करके शरीर से दूर बाहें फैलाते हैं और इस तरह से वो चलते हैं। इस आयु के बच्चों की चाल अकड़ी हुई रहती है क्योंकि चलते समय में वे टांगों को घुटनों से नहीं मोड़ते बल्कि कूल्हों से ही हिलाकर चलते हैं। जब बच्चे 16 से 18 माह के हो जाते हैं तो वे चलते हुए छोटी मेज या कुर्सी को भी धकेल सकते हैं। यानी कि स्थूल क्रियात्मक विकास हो गया ना, चीज़ों को धक्का देना, ये हो गया। एक हो गया बच्चे चलना सीख रहे हैं, दौड़ना, खड़े होना सीख रहे हैं, वो हो गया घुटनों के बल चलना। 3-4 विकास तो ये हो गया स्थूल क्रियात्मक। अब ये हो गया कि छोटी मेज या कुर्सी को धकेल सकते हैं। चलते हुए वे खिलौने व अन्य हल्की वस्तुओं को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा भी सकते हैं। तो ये भी विकास हो गया। 2 वर्ष का बच्चा अपना संतुलन नहीं बना पाता, इसलिए वो कोई वस्तु नीचे पड़ी है तो उससे बचकर निकलने के लिए उसे नीचे देखकर चलना पड़ता है। पैदल चलना जब बच्चा सीखता है तो बच्चों को डोरी से बंधे खिलौनों के साथ घसीट कर चलना अच्छा लगता है। 2.5 वर्ष की आयु तक बच्चे अच्छे से चलना सीख जाते हैं। 3 वर्ष में अधिकांश बच्चे पीछे की ओर भी चल लेते हैं। शुरू में लगता है कि बच्चे दौड़कर चल रहे हैं, यानी बच्चे जब चलना सीखते हैं तो ऐसे लगता है दौड़कर चल रहे हो, और धीरे धीरे इससे क्या फिर वो दौड़ना भी सीख जाते हैं। परंतु दौड़ते समय वे शुरू में जैसे दौड़ना शुरू किया उसमें और जब दौड़ से रुकते हैं उस समय वे अपनी क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाते। 3 वर्ष की आयु तक तो उनका दौड़ना अनियमित लगता है। बच्चे के दूसरे या तीसरे साल तक वे एक पांव के बाद दूसरा पांव उठाकर सीढ़ियां चलने में भी सक्षम हो जाते हैं। सीढ़ियों से चढ़ने में, यहाँ पे चलना लिख दे, सीढ़ियां चढ़ने में भी सक्षम हो जाते हैं। 3 वर्ष में कई बच्चे 3 पहियों वाली छोटी साइकिल भी चला सकते हैं। खेल खेल में सीढ़ियां व बक्सों से चढ़ते उतरते हुए वे कूदना सीख जाते हैं। अधिकांश 2 वर्षीय बच्चे थोड़ी ऊंचाई लगभग 1.5 फुट तक दोनों पांवों को एक साथ उठाकर कूद सकते हैं। 3 वर्षीय बच्चे बड़ी गेंदों, वस्तुओं व खिलौनों पर ठोकर मारने का प्रयास करते हैं परंतु ऐसा सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। इस उम्र में के जो स्वस्थ बच्चे होते हैं वो हर समय किसी ना किसी क्रिया में व्यस्त ही रहते हैं। वे कभी कुर्सी पर या कभी दरवाजे पर तो कभी अलमारी में घुसा हुआ हम उन्हें देख सकते हैं। इस प्रकार 3 वर्ष की आयु तक बच्चों का स्थूल क्रियात्मक विकास तेज गति के साथ होता है। नेक्स्ट हमारा तीसरे का कहता कि बच्चों को भ्रमण पे कहाँ पर लेके जा सकते हैं और बच्चे का किस प्रकार से उनके विकास में सहायक होंगे। तो भ्रमण जो होता है वो एक सीखने की प्रक्रिया होती है बच्चों के लिए। ये एक सीखने की प्रक्रिया का अमूल्य अंग है, अभिन्न अंग होता है। भ्रमण आमोद प्रमोद का एक साधन है। इसमें बच्चे जो होते हैं ना स्वयं चीजें देखते, समझते, परखते हैं।
तो वे इससे संकल्पनाओं को, ये जो संकल्प जहाँ जो हम सिखाना चाहते हैं उन संकल्पनाओं को वे आसानी से समझ पाते हैं। यहाँ हम बच्चों को एक भ्रमण के लिए एक आनंदप्रद जो भ्रमण होता है ना, वो एक आनंदप्रद व शिक्षाप्रद सैर बनाकर केंद्र या केंद्र के बाहर के परिवेश में बच्चे को प्रत्यक्ष अनुभव का माध्यम बना सकते हैं। जैसे कि हम बच्चों को पार्क, बाजार, डाकघर, सुपरमार्केट, सब्जी की दुकान, वहां पर भ्रमण के लिए ले जा सकते हैं। 2 जगह बतानी है तो 2 जगह आप लिख सकते हो कि जो कुम्हार की दुकान होती है वहां पे लेके जा सकते हैं, कुम्हार का घर जहाँ पे वो बर्तनों का निर्माण करता है वहां पे लेके जा सकते हैं। वहां पे लेके जाएंगे, वहां पे बच्चे क्या सीखते हैं, उनके विकास में किस तरह सहायक होते हैं। एक तो बच्चे सामाजिक होना सीखते हैं, कहते हैं ना अवर हेल्पर, हमारे जो सहायक होते हैं उनके बारे में सीखेगा कि भाई हमारे लिए मटकियाँ कितनी मेहनत से कुम्हार बना रहे हैं, वो किस तरह से बना रहा है, मिट्टी से, एक मिट्टी से मटका घड़ा कैसे बन सकता है वो सीखेगा। और भी मिट्टी से वो पॉटर जो कुम्हार होता है बहुत सारी चीजें बनाता है, दिए बनाता है, गुल्लक बनाता है, मटकी बनाता है, सुराही बनाता है, खिलौने बनाता है, कितनी चीजें बनाता है। बच्चा वो देखेगा, बच्चा उस मिट्टी को खुद से हाथ में लेगा, जो होता है ना बर्तन बनाने की कोशिश करेगा, कुम्हार से सीखेगा। उन चीजों के बारे में बहुत सारी प्रोसेसिंग जो होती है ना, वो सारी चीज बच्चे को पता चलेगी। बच्चा देखेगा, करने की कोशिश करेगा। बच्चों से खैर बर्तन बनेंगे नहीं, लेकिन बच्चा मिट्टी से खेलेगा वहां पे, उन सब चीज़ों के बारे में बच्चा जानेगा। जो चीज़ें वो सोच भी नहीं सकता कि एक उसके घर में जो एक मटका होता है वो कैसे बनता है, उसे लगता है वो पत्थर का, पता नहीं कैसे बनता होगा, लेकिन वो देखेगा, उसे कितनी चीज़ें पता लगेगी। तो ये बच्चे के सामाजिक विकास में सहायक होगा और बच्चे का साथ में संज्ञानात्मक विकास होगा। बच्चा आराम से अपने आसपास के लोगों के साथ घूमेगा, दोस्तों के साथ, या फिर जो कुम्हार है उसके साथ बात करेगा। तो उससे क्या उसे उसका भाषाई विकास भी होगा, संज्ञानात्मक विकास भी होगा, यानी कि बच्चों का चहुमुखी विकास होता है इस चीज़ों से भ्रमण के लिए। और जो भ्रमण होता है बच्चों के सामाजिक विकास के लिए अत्यावश्यक क्रिया होती है। नेक्स्ट, बच्चे को हम बाजार या फिर सुपरमार्केट लेके जा सकते हैं। सुपरमार्केट लेके जाने के लिए क्या बच्चों का वो भी सामाजिक विकास होगा बच्चे का। उससे बच्चे का क्या भाषाई, जैसे पठन पूर्व, लेखन पूर्व जो कौशल होते हैं ना, उसके लिए गतिविधि का आयोजन करते हैं हम कि बच्चों को किसी चीज़ के ऊपर बताना। सुपरमार्केट लेके जाएंगे, रास्ते में इतनी सारी दुकानें होंगी, उनका नाम बच्चे को बताएंगे कि देखो उसके ऊपर वो लिखा है, ये किसकी दुकान है, वो किसकी दुकान है। देखो सुपरमार्केट में लेके जाएंगे तो बच्चे को दिखाएंगे कि इस सेक्शन में देखो सब्जियां मिल रही हैं, इस सेक्शन में देखो मैगी मिल रही है। बच्चा जैसे कोई बच्चा बताएगा हाँ हमारे घर पे भी मैगी है, कोई बच्चा बताएगा इसी सुपरमार्केट से तो कल मेरी मम्मी सामान लेके गई। तो इस तरह से क्या ये बच्चे के सामाजिक विकास में सहायक होंगी। तो इस तरह से बच्चा क्या, इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं कि बच्चे आपस में बात करेंगे, सुपरमार्केट के बारे में जानेंगे, चारों तरफ घूमेंगे, उन्हें पता लगेगा कि अलग कपड़ों का अलग सेक्शन होता है, ये चीज़ें अलग होती है, खाने पीने की ये चीज़ होती है, और जो जैसे ग्रॉसरी वाला सेक्शन होता है, कपड़ों वाला अलग सेक्शन होता है, सब्जियों वाला अलग सेक्शन होता है, ये चीज़ें बच्चे को पता लगेंगी। तो इन चीज़ों से क्या ये भ्रमण जो होता है इससे बच्चे का सामाजिक विकास होता है। तो ये 2 आप लिख सकते हैं, कुम्हार की दुकान पे या फिर सुपरमार्केट बच्चे को ले जा सकते हैं, और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, 4 वर्षीय बच्चों के समूह में निम्नलिखित प्रत्येक संकल्पना को विकसित करने के लिए एक गतिविधि बनानी है और उसके लिए अपेक्षित सामग्री बनानी है। तो हमें बताना समय की संकल्पना, संख्या की संकल्पना, कारण और प्रभाव की वर्गीकरण और आकार की संकल्पना के लिए हमें गतिविधि बतानी है और उसके लिए जो अपेक्षित सामग्री लगेगी उसके बारे में हमें बताना है। तो समय की संकल्पना के लिए हम क्या सुबह शाम को होने वाले कार्यों से संबंधित गतिविधि का आयोजन कर सकते हैं। तो लिख दीजिएगा कि सुबह व शाम को होने वाले कार्यों से संबंधित गतिविधि का आयोजन। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, फ्लैश कार्ड्स ले लेंगे, उसमें कुछ जैसे ब्रश करना हो गया और नहाना हो गया, उसमें स्कूल जाना हो गया, आपका स्कूल जाना हो गया, प्रार्थना करना हो गया, ये सारी चीज़ ऐसे ना, ऑफिस जाना हो गया, बाल बनाना हो गया, सारी चीज़ें ऐसी रहेंगी। कुछ चीज़ें ऐसी रहेंगी जो कि सुबह के वक्त की जाती हैं, दिन के टाइम, कुछ चीज़ें शाम के और रात के टाइम की जाती है। वो चीज़ें फ्लैश कार्ड के ऊपर रहेंगी और बच्चे से हम कहेंगे अच्छा आप बताओ सुबह आप क्या क्या काम करते हो, वो चीज़ें इस साइड रख दो। शाम के टाइम, रात के टाइम आप क्या क्या काम करते हो, वो चीज़ें आप इस साइड रख दो। तो उससे बच्चे क्या बच्चे आराम से वो चीज़ें छांट सकेंगे और उनको समय की संकल्पना के बारे में पता चलेगा। क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना, अब वो ऐसे तो टाइम तो उनको ये पता नहीं चलेगा इतने बज के इतने मिनट पे आपने क्या किया, 4 बजे आपने क्या किया। तो उनको इसी तरह से हम समय के बारे में समझा सकते हैं। तो इसमें जरूरी जो सामग्री होगी, अपेक्षित सामग्री, वो आप फ्लैश कार्ड्स हो जाएंगे। संख्या की संकल्पना के लिए क्या करेंगे, बच्चों को बोलेंगे कि अपनी पेंसिल है ना एक साथ रख दो,
एक साथ मिलाएंगे और फिर बच्चों को कुछ पेंसिलों के ढेर दे देंगे, बच्चों को कुछ कुछ ढेर, और बच्चों को बोलेंगे कि काउंट करके बताओ जरा, हमें ये पेंसिलें काउंट करके बताओ। तो ये हम बच्चों के लिए गतिविधि का आयोजन कर सकते हैं कि पेंसिलें गिनना, ठीक है ना, ये गिनती गिनना पेंसिलों की, तो ये हो सकता है। और उसके लिए गतिविधि के लिए अपेक्षित सामग्री पेंसिल हो जाएगा। एक क्या कर सकते हो, संख्या की संकल्पना के लिए बच्चों को कोई कविता सुना सकते हैं हम, जैसे इंग्लिश में आती है ना 1 2 बकल माई शू। तो ये सारी चीजें होता है ना 3 4 शट द, इस चीजें से क्या बच्चे कविता भी सुनेंगे और साथ साथ क्या बच्चे को 1 2 3 4 ये यानी कि संख्या के बारे में भी बच्चों को पता चलेगा। या फिंगर से बच्चों को है ना, फिंगर से बच्चों को मम्मी पापा ये होता है ना डैडी फिंगर वे आई यू, ये सारी चीजें बच्चों को इस तरह से हम समझा सकते हैं कविता के माध्यम से। तो एक तो पेंसिलों वाला गतिविधि का आयोजन कर सकते हैं, एक आप जो कविता के माध्यम से भी बच्चों को संख्या की संकल्पना समझा सकते हैं। उसमें आप गतिविधि में जो अगर पेंसिलों वाली गतिविधि करेंगे तो उसमें अपेक्षित सामग्री पेंसिल रहेगी, और अगर आप कविता सुनाएंगे तो उसमें आप एक या तो ऐसे ना फ्लैश का ये जो चार्ट होता है वो ले आएंगे जिसके ऊपर वो कविता लिखी रहेगी, उसे पढ़ पढ़ के बच्चे को सुना सकते हैं। या फिर एक टेप रिकॉर्डर होगा जिसमें कि बच्चों को आप वो कविता सुना रहे होंगे, तो ये अपेक्षित सामग्री उसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट, कारण और प्रभाव की संकल्पना। कारण और प्रभाव की संकल्पना के बारे में बच्चों को समझाने के लिए क्या ये चीज बताने के हमें कि इस कारण से ये कारण है, इस वजह से क्या हो सकता है। तो उसके लिए हम एक गुब्बारा लेंगे, एक बॉल लेंगे और एक पानी का टब लेंगे या बाल्टी लेंगे। उसमें बच्चों को बोलेंगे, बच्चों को हम खुद से बच्चों को करने को बोलेंगे कि अच्छा जरा ये बलून है और ये बॉल है, आप पानी के अंदर डालो। जब बच्चे पानी के अंदर डालेंगे तो बॉल है वो डूब जाएगी और जो गुब्बारा है वो नहीं डूबेगा। तो फिर हम बच्चों को पूछेंगे कि अच्छा बताओ बॉल क्यों डूब गई जो तो इतनी छोटी है, और बलून क्यों नहीं डूबा जो तो साइज में इतना बड़ा है, गुब्बारा है ना बॉल से कितना बड़ा है। तो फिर बच्चों को जिनको समझ आता है वो बता देंगे, नहीं समझ आता उनको हम समझाएंगे कि बॉल है वो छोटी है लेकिन उसमें वजन ज़्यादा है, और गुब्बारा है उसमें वजन कम है क्योंकि उसके अंदर सिर्फ गैस भरी हुई है इसलिए वो डूब गया। तो ये कारण भारी होने की वजह से वो डूब गया और हल्का होने की वजह से उसके ऊपर तैर रहा है, ये चीज़ बता सकते हैं। और उसके लिए अपेक्षित सामग्री में आप लिख देंगे गुब्बारा हो गया, बॉल हो गया, पानी का टब या बाल्टी लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है वर्गीकरण की संकल्पना। वर्गीकरण की संकल्पना के लिए हम क्या अलग अलग कलर के बटन दे देंगे बच्चों को, और बच्चों से कहेंगे कि एक एक मुट्ठी बटन दे दिए, और फिर बच्चों से कहेंगे कि जैसे रेड कलर के बटन है वो एक साइड कर दो और ब्लू कलर के बटन है वो एक साइड कर दो, और कलर है तो वो चीज़ें बोल देंगे बच्चों को। इसके लिए अपेक्षित सामग्री बटन हो गए, रंग बिरंगे बटन हो गए। नेक्स्ट हमारा आकार की संकल्पना है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को 2-3 तरह के पत्ते जो होते हैं ना वो नीचे गार्डन से इकट्ठा करेंगे। हमारे अगर आसपास गार्डन है केंद्र के अंदर तो वहाँ से 2-3 तरह के पत्ते इकट्ठे कर लेंगे और बच्चे को दे देंगे। फिर बच्चे को बताएंगे देखिए तिकोने पत्ते हैं ना, वैसे तिकोने पत्ते एक साइड को, जैसे नीम के पत्ते हैं तो नीम के पत्ते रहेंगे, ऐसे ही पत्ते इस साइड इकट्ठे करो इसके जैसे शेप वाले। फिर देखेंगे कि दूसरे पीपल के पत्ते ऐसे शेप के पत्ते एक साइड इकट्ठे करो, तो इससे बच्चे की आकृति की संकल्पना सुदृढ़ होती है। या फिर हम जो गोल चौकोर या त्रिभुज वाले जो ब्लॉक्स आते हैं वो इकट्ठे रख देंगे, और फिर बच्चों को कहेंगे कि इस साइड के जैसे तिकोने हैं इन ब्लॉक्स को एक साइड रखो, सर्कल ब्लॉक्स को एक साइड रखो, स्क्वायर ब्लॉक्स को एक साइड रखो। तो इस तरह से बच्चों के अंदर जो संख्या संबंधी वो आकार संबंधी संकल्पना है उसका विकास होता है। तो इसके लिए अपेक्षित सामग्री अगर पत्तों वाली करेंगे तो भिन्न भिन्न आकार के पत्ते लिख दीजिएगा, ब्लॉक्स करेंगे तो आप लिख सकते हैं कि अलग अलग आकार के आकृति के ब्लॉक्स। तो ये आपका इन संकल्पनाओं के लिए गतिविधि और अपेक्षित सामग्री हो गई। एक हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि छोटे बच्चों के लिए क्या केंद्र के लिए स्थान ढूंढना और भीतरी स्थान की व्यवस्था करना में आप किन चीज़ों का ध्यान रखें, किन बातों का ध्यान रखेंगे वो हमें बताना है। और छोटे बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए 2 जो तरीके या साधन होते हैं उनके बारे में, विधि के बारे में बताना है हमें। तो इनका आंसर देखते हैं। बाल देखभाल केंद्र के लिए स्थान चयन करेंगे, स्थान का चयन करेंगे तो हमें किन चीज़ों पे ध्यान देना है कि बाल देखभाल के लिए पर्याप्त स्थान होना अति आवश्यक है। केंद्र में इतनी जगह होनी चाहिए कि 20, 25, 30 बच्चे आराम से वहाँ पे खेल सके। ज़्यादा भीड़ भाड़ वहाँ पे नहीं लगनी चाहिए क्योंकि ऐसे में बच्चे स्वतंत्र रूप से अन्वेषण के मौके नहीं ले पाते हैं, मौके उन्हें नहीं मिल पाते हैं और सामान भी फैला रहता है। अतः जब भी केंद्र के लिए स्थान का चुनाव करें तो निम्न बातों को ध्यान में रखें कि वहाँ पर सामूहिक खेल क्रियाएं आयोजित हो पाएंगी या नहीं, अगर हो पाएंगी तो किस तरह से हो पाएंगी, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। केंद्र में बाहरी स्थान का होना भी जरूरी है क्योंकि केंद्र में जगह कम और ज़्यादा बच्चे क्या ज़्यादा संख्या में होंगे तो वहाँ पर
वे आक्रामक व्यवहार बढ़ने की संभावना बच्चों में रहती है, इसलिए बच्चे बाहर आराम से खेल सकते हैं, इसलिए थोड़ा बाहरी स्थान भी होना चाहिए। यदि केंद्र शाला पूर्व बच्चे व शिशु को सेवाएं देने के लिए, यानी कि दोनों बच्चों के लिए, तो बड़े बच्चों छोटे बच्चों के लिए स्थान अलग अलग होना चाहिए, उनके कमरे अलग अलग होने चाहिए। केंद्र के लिए स्थान घरों के आसपास ही चुने ताकि वे आसानी से केंद्र में आ सकें। अगर वयस्कों के लिए बनाए गए कमरों का प्रयोग केंद्र के रूप में करना चाहते हैं तो कमरे में थोड़े बदलाव जरूरी है, जैसे हैंडल होते हैं ना, ऊपर लगा रखे हो तो नीचे लगाना, बिजली के स्विच को टेप से ढकना आदि। कमरे जो होते हैं ना वो रोशनी से भरे होने चाहिए, हवादार शौचालय का वहाँ पे प्रबंध हो, स्वच्छता का प्रबंध होना चाहिए, बच्चों के लिए पानी व खाने का प्रबंध होना चाहिए। केंद्र में बच्चों की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण होती है, अतः केंद्र के लिए ऐसे स्थान को चुने जहाँ जो कि तालाब, झरने, खुले कुएं, ज़्यादा यातायात वाली सड़कों से दूर हो। कमरे जो होते हैं उनकी छतों पर बच्चे ना जा सके, ये ध्यान रखना है। जानवर व कूड़ेदान जो होते हैं ना वो केंद्र के आसपास ना हो। बाहरी स्थान में बच्चों की सुरक्षा के लिए काटे रही झाड़ियां लगाकर बच्चों की सुरक्षा कर सकते हैं। जो गंदी नालियां होती हैं आसपास उनको साफ करवा दे। इस प्रकार केंद्र के लिए स्थान चुनते समय, बाहरी व भीतरी स्थान का चयन करते समय अनेक सावधानियां रखनी चाहिए ताकि बच्चों के लिए एक आदर्श केंद्र हम स्थापित कर पाए। नेक्स्ट हमें भीतरी स्थान जो होता है ना, भीतरी स्थान के लिए क्या चीज़ ध्यान में रखनी है। केंद्र के लिए स्थान का चयन करते समय बाहरी व भीतरी स्थान के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है ताकि केंद्र में बच्चों की सुविधा अनुसार स्थान का प्रबंध किया जा सके। तो भीतरी स्थान की जब हम चयन करेंगे, चुनाव करेंगे, तो क्या चीज़ें याद रखनी कि भीतरी स्थान का अर्थ है बच्चों के बैठने के लिए और भीतरी खेलों के लिए स्थान की व्यवस्था करना। भीतरी स्थान के लिए कार्यकर्ता के रूप में हम निम्नलिखित बातों को ध्यान में रख सकते हैं। बच्चों की संख्या के हिसाब से कक्षा के लिए कमरे का चयन करेंगे। उपलब्ध स्थान में खेल सामग्रियां, साज सज्जा, सामान को इस प्रकार से रखेंगे कि बच्चे भौतिक परिवेश के साथ साथ आपस में परस्पर सामूहिक क्रियाओं द्वारा सीखने के बच्चों को उचित अवसर मिल सके। कक्षा है, जो कमरा है, कक्षा का कमरा है, वहाँ पे कम मात्रा में फर्नीचर जो होता है ना, फर्नीचर वहाँ पे कम रखना चाहिए एवं फर्नीचर ऐसा होना चाहिए जो कम जगह घेरे तथा उनके कोने नुकीले नहीं होने चाहिए बल्कि गोलाई लिए होने चाहिए। बच्चों को कहानी व बाल कविताएं सुनाने, गाने के लिए जो बच्चे का जो बच्चों के लिए स्थान है, कमरा है, उसके बीचों बीच एक दरी बिछाएं ताकि बच्चे वहां पर आराम से बैठकर सामूहिक क्रिया के लिए बैठ के आराम से सामूहिक क्रिया कर सके। बच्चों को ड्राइंग, पेंटिंग, गीली मिट्टी यानी क्ले से खेलने के लिए अर्धवृत्त में कुर्सी बिछाकर एक कोने में बैठा सकते हैं ताकि बच्चे आसानी से एक दूसरे को देखते हुए आपस में अंतर्क्रिया करके खेल सकते हैं। भीतरी स्थान के कमरों की दीवारों के साथ साथ क्रिया क्षेत्र यानी कि गतिविधि कोने भी बना सकते हैं। ये जो गतिविधि कोने होते हैं ना, ये छोटे छोटे ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर विशिष्ट क्रियाओं से संबंधित सामग्री रखी जाए ताकि उस जगह वो जो जगह होती है वहाँ पे बच्चे अपना मन पसंदीदा जो कार्य या फिर खेल होता है ना वो कर सकते हैं। जैसे कि वो जो कोने होते हैं, क्रिया क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर हम वर्णमाला कार्ड, साधारण वाद्य यंत्र, मुखौटे, कठपुतली, फलों लाइन के बोर्ड आदि रख सकते हैं। नाट्य खेल के लिए हम वहाँ पे पुराने कपड़े, गुड़िया, कंगे, कठपुतली, लकड़ी के गुटके, ये सब चीज़ें हम रख सकते हैं। अगर हम विज्ञान से संबंधित कोना बनाना चाहते हैं तो वह आवर्धक लेंस, चुंबक, बोतलें, छलनी, अलग अलग आकार ना माप की वस्तुएं रख सकते हैं और तराजू भी रख सकते हैं। इस प्रकार से हम वहाँ पे गतिविधि कोनों का निर्माण करेंगे। इसी तरह हम भीतरी खेल जो क्रिया चुनेंगे तो उसके लिए हम ऐसी खेल सामग्री चुनेंगे जो कि नुकीली नहीं होनी चाहिए, बच्चों के मनोरंजन के लिए वो उपयुक्त होगी। छोटे बच्चे यानी जो क्रैच में बच्चे आते हैं, बड़े बच्चे जो प्ले ग्रुप के बच्चे हैं, तो उनके लिए अलग अलग कमरे की व्यवस्था करेंगे ताकि बच्चों को कोई परेशानी ना हो। बच्चों के लिए खाने पीने के लिए एक उचित जगह पे क्या व्यवस्था रखेंगे, एक कमरा खाने पीने का अलग रखेंगे। कमरे के दरवाजे, खिड़की आदि बच्चों के लिए उपयुक्त बनाने के लिए उनके हैंडल नीचे लगा सकते हैं ताकि बच्चों को कोई असुविधा ना हो। कमरे या जो कक्षा है उसकी व्यवस्था ऐसी जगह पर हो जहाँ पर बच्चे बालकनी या छत पे ना जा सकें। कमरों में बिजली के स्विच या पावर पॉइंट पर टेप लगाकर बंद कर सकते हैं ताकि बच्चे क्या उसमें उंगली ना डाले, ना बच्चों के साथ अनहोनी होने का संभावना ना हो। कमरे में एक जगह प्राथमिक उपचार यानी कि फर्स्ट एड किट भी रख सकते हैं। इस प्रकार हम ईसीसी कार्यकर्ता के रूप में हम बच्चों की जो होता है ना भीतरी स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें बच्चों की जो प्रगति का मूल्यांकन करने के 2 तरीकों के बारे में बताना है। पहला तरीका है अवलोकन। अवलोकन में बच्चों का मूल्यांकन, अवलोकन जो होता है उससे बच्चों के मूल्यांकन का यह महत्वपूर्ण तरीका होता है। शाला पूर्व केंद्र में यह तरीका कार्यकर्ता जो होता है वो बच्चों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए करता है, जिससे वे बच्चों के पसंद नापसंद और उसके व्यवहार के तरीके, योग्यताओं के बारे में क्या अवलोकन करते हैं और फिर उसके बाद हर बच्चे की इन क्षमताओं के बारे में वे जानते हैं। अवलोकन जो होते हैं उनके रिकॉर्ड के लिए कार्यकर्ता
पहले उनका अवलोकन करते हैं, फिर उनको वृत्तांत, जांच सूची और रेटिंग स्केल के रूप में लिखते हैं। अवलोकन में निम्न चीजें शामिल होती हैं। संबंधी विशिष्ट घटनाओं का रखरखाव, इसमें बच्चे के व्यवहार के बारे में जो कि रोचक व महत्वपूर्ण जानकारी बातें होती है ना, उनका रिकॉर्ड किया जाता है। और इसके लिए क्या कर सकते हैं, सबसे अच्छा तरीका होता है प्रत्येक बच्चे के लिए रजिस्टर या फिर फाइल बनाते हैं, हर बच्चे के लिए अलग अलग। इसमें बच्चे का नाम, उसकी उम्र यानी जन्म तिथि होती है ना, वो लिख दी जाती है। और फिर केंद्र में प्रवेश के लिए तिथि लिखी जाती है। 15 से 20 मिनट के बच्चे के 15 से 20 मिनट का अवलोकन करते हैं और फिर उसके बाद बच्चे के बारे में जो जरूरी बातें होती है वो लिखी जाती हैं। जैसे बच्चा अकेले बाहर कैसे खेलता है, अंदर कैसे खेलता है, सबके साथ कैसे खेलता है, मुक्त क्रिया या संरचित क्रिया होती है ना, उसके दौरान उसका अवलोकन करेंगे, फिर लिखेंगे कि उस टाइम वो क्या करता है। अवलोकन करते समय बच्चे के विकास के सभी पहलुओं को ध्यान में रखना जरूरी होता है। नेक्स्ट है जांच सूची व रेटिंग स्केल्स बनाना। अवलोकन का यह दूसरा तरीका होता है जिसमें बच्चे के बारे में जानकारी हम करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। अधिकतर शिक्षकों को अवलोकन करने के लिए, बच्चों के मूल्यांकन के लिए यह तरीका सरल लगता है, क्योंकि ये जो तरीका होता है ना, इसमें बच्चों के विकास की सारी जानकारी प्राप्त कर रिकॉर्ड करके बच्चे का मूल्यांकन आसानी से किया जा सकता है और बच्चे के लिए चलाए गए कार्यक्रमों के उद्देश्यों व लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। इससे पता चल जाता है कि वो लक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ये भी हम पता लगा सकते हैं। और बच्चों के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनके उद्देश्य व लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा, यह भी पता लगाया जा सकता है। शिक्षकों को जब भी समय मिले तब वे इसमें जानकारी भर सकते हैं। इसमें एक ही बार में भरना जरूरी नहीं होता है। इसी वजह से क्या है, ये शिक्षकों को पसंद आता है। जांच सूची में बच्चों के आत्मविश्वास, संवेगों को नियोजित या नियंत्रित करना, रेटिंग स्केल बनाना आदि होता है, जो कि बच्चों के विकास में प्रत्येक क्षेत्रों के बारे में जानकारी देते हैं। नेक्स्ट है बच्चों के द्वारा किए गए जो कार्य होते हैं ना, उनको देखना या फिर उनका मूल्यांकन करना, उनको देखना। केंद्र में बच्चों की प्रगति जो होती है उसके मूल्यांकन का दूसरा तरीका है बच्चों के द्वारा किए गए कार्यों को एकत्रित करना और जो उनको हम देखेंगे कि किस तरह से किया, तो उसका विश्लेषण करके उनको रिकॉर्ड करेंगे। जैसे बच्चों द्वारा बनाई गई ड्राइंग, कॉलाज, क्ले से बनाई गई उनकी आकृतियां, ऐसे अन्य जो उसके कार्य होते हैं, पेंटिंग वगैरह हो गए ना, उनको हम देखते हैं कि बच्चे का स्वभाव कैसा है, उसमें कितना ज्ञान है उसे, यानी कि वे अपनी उम्र के हिसाब से सही विकसित हो रहा है नहीं हो रहा, ये हम उन चीज़ों से पता कर सकते हैं। जैसे हम बच्चे के द्वारा बनाए गए चित्र को देखकर बच्चे के विकास के बारे में जान सकते हैं। इस प्रकार अवलोकन व बच्चे के कार्यों के मूल्यांकन के द्वारा, अवलोकन के द्वारा हम बच्चे के प्रगति या उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ACC 01 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गए जिनके उत्तर हमने इस वीडियो में देखे। अगर वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ।